नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर बड़ा रोड शो करेंगे और 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हरिद्वार की जनता को बड़ी सौगात देंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। वहीं जिला प्रशासन और बीजेपी कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में भारी भीड़ रहने के चलते पुलिस ने ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट किया है। साथ ही डीएम ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश भी जारी कर दिए हैं। नारी शक्ति महोत्सव में प्रदेश के सभी सांसद, हरिद्वार जिले के सभी विधायक और अन्य कई बीजेपी नेता भी शामिल रहेंगे। विगत एक माह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें महिला महोत्सव नारी महोत्सव का नाम हम लोग यहाँ पे हरिद्वार के लिए दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को शिरकत करेंगे। और जो हम लोगों ने अभी तक प्लान बताया, मिनिमम 50,000 महिलाएं यहाँ पे एकत्रित होंगी। पूरे जनपद की जितनी SHGs हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित होंगे। और इसमें लगभग 158 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है या लोकार्पण होना है। और 11,068 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। और जिसमें इस प्रोग्राम में सांसदगण भी प्रतिभाग करेंगे, प्रभारी मंत्री हमारे प्रतिभाग करेंगे और जितने भी हमारे लोकल विधायक हैं उन सबको हम लोगों ने निमंत्रण भेजा है। रोड शो देवपुरा चौक से स्टार्ट होगा और ऋषिकुल तक हमारा आएगा। और चूँकि इसमें बहुत सारे जनपद के दूर दूर से महिलाएं आएंगी, उनके आने और जाने के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा सीटों में प्रचंड बहुमत से जीतने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसे देकर अब कांग्रेस पार्टी अपने हर 15 बूथ कमेटियों में एक समन्वय बनाने की तैयारी कर रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए हमने वार रूम का गठन किया है और 5 लोकसभा सीटों के लिए हम काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर 15 बूथों पर जो समन्वय बनाएंगे, जो हमारे बूथ के अध्यक्षों के साथ संपर्क करेंगे और हमारी कमियों को लेकर संवाद स्थापित करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे प्रदेश में वॉर रूम का गठन किया गया है, जिसमें मुझको चेयरमैन बनाया गया है। तो हमारे पूरे 5 लोकसभा सीटों में हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। जो हमारे 15 बूथ के ऊपर हम एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। कोऑर्डिनेटर का काम ये होगा, जो हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं, BLO है हमारे, जो उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और कौन कौन सी ज़रूरतें हमको है और क्या क्या कमियाँ हमारी हैं, वो लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने राज्य भर के जो हमारी लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें, उसमें पूरे हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे हम लोगों ने निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी वो BLA की सूची हमको उपलब्ध करा दें, क्योंकि चुनाव आने वाला है। हमारी पूरी तैयारी है, मजबूती के साथ हम लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, जो उन्होंने झूठे वादे जनता के साथ किए थे, उसको हम मजबूती के साथ जनता के बीच में लेकर जाएंगे। निश्चित तौर पर ये 2024 का जो चुनाव होगा, राज्य के अंदर 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीतेगी। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक को पास कर अब राज्यपाल के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है, जिसे लेकर जहां एक तरफ सत्ता दल बीजेपी धामी सरकार का आभार जता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात पर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में प्रदेश को UCC की सौगात देने का वादा किया था, जो उन्होंने पूरा करके दिखाया। और आज यह साबित हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि UCC केंद्र सरकार का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि UCC को लागू कराना है तो संविधान के अनुच्छेदों में बदलाव करने के बाद उसे
लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होगा। और क्या कुछ कहा, देखिए। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी धर्मपीठ द्वारा पहली बार उत्तराखंड के हरिद्वार में पुण्यलोक अहिल्या देवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन किया गया। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यक्रम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज लोकपाल सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान समाज सेवा, मानव कल्याण और नारी उत्थान के लिए बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजक सागर धापते पाटिल ने बताया कि साल 2020 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में उन्होंने पहला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया था। तब से लगातार वो कार्यक्रम आयोजित करते चले आ रहे हैं। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी धर्मपीठ के आयोजन में पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये प्रथम बार देवभूमि उत्तराखंड में हम लोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये था कि जब हमारे गुरुजी माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र में राज्यपाल थे, उनके अध्यक्षता में 2020 में राजभवन मुंबई में उनके अध्यक्षता में इस पुरस्कार की शुरुआत हो गई। 2020-21 राजभवन में किया था अपन ने, 2022 पुणे में जो राष्ट्र सेविका समिति की जो अध्यक्षता है शांताका जी की अध्यक्षता में किया था, और आज निरंजनी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर कैलासन महाराज जी की अध्यक्षता में आज हरिद्वार में प्रोग्राम होने जा रहा है। हमने इस पुरस्कार में स्थानीय ज़्यादा पुरस्कार करते रखे हैं। जो अपने बच्चे जो कलाकार हैं वो यहाँ तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, उन्हीं के साथ जो नेशनल लेवल में स्पोर्ट्स में जो बच्चे हैं देहरादून से, हरिद्वार से, ऐसे हरिद्वार में उत्तराखंड में 5 पुरस्कार मैं आज सम्मानित कर रहा हूँ। पता है कि अहिल्याबाई होलकर देश की परंपरा में आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व 500-600 वर्ष पूर्व अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सारे मठ मंदिरों का उद्धार किया, जिसमें काशी विश्वनाथ जी हैं, सोमनाथ मंदिर है, अन्य जो देश के बड़े मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं, उस सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने किया। महाराष्ट्र ही नहीं, अभी तो पूरे देश में वो पूजनीय हैं और उनको हम सब कहीं न कहीं एक देवी का अंश मान करके देवी का अवतार मानते हैं। उन्होंने सनातन धर्म को एक बल दिया है। उस अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से पुरस्कृत यह संस्था सबको करती है। मैं पुनः इस संस्था को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अहिल्याबाई होलकर के बाद इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मठ मंदिरों को, परंपराओं को जो बल मिल रहा है वह निस्संदेह अविस्मरणीय है और वो शब्दों से उसका वर्णन कर पाना। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए पिछले 15 सालों से चल रही भाजपा की अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का आज सहसपुर में समापन हो गया। इस कार्यक्रम में विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब सम सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने लोगों को सरकार द्वारा जनहित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ये यात्रा एक ऐतिहासिक स्नेह संवाद यात्रा रही है। मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है, जिससे पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है। जनता पार्टी की स्नेह संवाद यात्रा अल्पसंख्यक समाज के बीच से होती हुई आज यहाँ पहुँची। 15 दिन बाद ये यात्रा का यहाँ समापन हुआ है।
मुझे लगता है कि एक ईमानदार कोशिश मोर्चा के अध्यक्ष इंतज़ार हुसैन जी द्वारा ये की गई है और सब लोगों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि एक मुस्लिम समाज के बीच में जाते हुए जिस तरह से अपनी बात को रखा गया है उससे साफ स्पष्ट होता है कि अब मुस्लिम समाज का एक बहुत बढ़िया सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मुझे लगता है इन यात्राओं से संवाद होता है, लोगों के साथ बात होती है और स्नेह संवाद नाम ही बताता है कि प्यार से अपने लोगों के बीच में जाके संवाद करना, अपनी योजनाएं जो लोगों को मिल रही हैं उनके बारे में जानकारी देना और उससे लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ना। मैं ये कह सकता हूँ कि स्नेह संवाद यात्रा का बहुत शानदार कार्यक्रम हर जगह स्वागत हुए हैं और आज जिस तरह से समापन हुआ है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए मैं तमाम लोगों को, यहाँ की पूरी टीम को अल्पसंख्यक मोर्चा की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूं। हल्द्वानी में जो खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की अगुवाई में आज विकासनगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नशा छोड़ो भारत जोड़ो सत्याग्रह अभियान के तहत एक जन जागरूकता रैली निकाली, जो मुख्य बाजार के पहाड़ी गली चौक से शुरू होकर डाक पत्थर तिराहे पर जाकर संपन्न हो गई। इस दौरान नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने इस दौरान बताया कि प्रदेश में युवाओं में बढ़ती नशे की रोकथाम के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है ताकि हमारा प्रदेश नशा छोड़कर भारत को जोड़ सके। कि हम ड्रग्स के और स्मैक के व्यापार को रोकने के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे। आज इस सत्याग्रह में हमने उसका हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है वो सगोत्रीय वैवाहिक संबंधों को मान्यता प्रदान करता है, वो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करता है। इन दोनों चीज़ों को हम देवभूमि की भारतीय सनातन संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। हम उसके खिलाफ भी एक ज्ञापन महामहिम श्री राज्यपाल महोदय को प्रेषित करने के लिए हस्ताक्षर करा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नशा सप्लाई करने वाले 2 ड्रग डीलर को दबोचा है। वहीं आरोपित से लगभग 1 किलो 6 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए तक की बताई जा रही है। इस बात को लेकर एसटीएफ के एएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि यह स्मैक बरेली से खरीदकर खटीमा में नेपाल की एक पार्टी को बेची जानी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तार तस्कर बरेली के रहने वाले हैं और लंबे समय से स्मैक की तस्करी कर रहे थे, जिनके खिलाफ एनडीपीएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। देखिए, हमारी जो एसटीएफ की एनटीएफ टीम है उनके द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। जो एसटीएफ कुमाऊं की टीम है उसके द्वारा 2 बरेली के ड्रग्स तस्करों को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से लगभग 1 किलो से ज़्यादा की स्मैक बरामद की गई है और जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है और एक बहुत बड़ी रिकवरी है पिछले रिसेंट पास्ट में। और इसमें इनसे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से लेकर आ रहे थे और आगे कहाँ सप्लाई की जानी थी, और उन सभी लिंकेजेस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन पर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इनके द्वारा इलीगल प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है ड्रग्स के कारोबार से, उस सभी को भी सीज कराया जाएगा। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है। 2 दिन ही दौरे पर उत्तराखंड की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा इस समय देहरादून में है और वह लगातार बैठकें कर रही हैं। आपको बता दें कि इधर बैठक में शामिल होने के लिए आए हरिद्वार लोकसभा सीट के समन्वयक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उम्मीदवारों की सूची पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर निर्भर करता है कि जब समूचे देश में चुनाव अनाउंस होंगे तब सुनिश्चित रूप से जहां पहले चरण का मतदान होगा वहां की सूची पहले बनेगी और द्वितीय चरण के उम्मीदवारों की सूची उसके बाद बनेगी।
उन्होंने कहा कि हम अपना होमवर्क करने में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा यहां पहुंची हैं। ऐसे में यह इस दिशा में बढ़ते हुए एक कदम है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब हमारा होमवर्क पूरा हो जाएगा तब पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो पूरे देश में जब चुनाव अनाउंस होंगे तो निश्चित रूप में जहां प्रथम चरण में मतदान होगा वहां पहले लिस्टें बनेंगी, जो द्वितीय चरण में होगा फिर उसके बाद बनेंगे और इसी प्रकार से पूरा कार्यक्रम बनेगा। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, प्रभारी जी आई हैं, वो अपना होमवर्क कर रही हैं विभिन्न स्तरों पर। जैसे मुझे हरिद्वार का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, मेरी अपनी तैयारी है, आज हमारी बैठक है, मैं अपनी बात को वहाँ पर रखूँगा। तो ये उसी का ये उसी दिशा में बढ़ते हुए कदम है। तो जब भी ये आवश्यक होगा कि हमारा होमवर्क पूरा हो गया, हम पार्टियों की घोषणा, प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस बीच संस्कृति विभाग की उपाध्यक्ष हुआ राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हीं आदर्शों पर चलकर आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता गांव चलो अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर जाकर वहां पर हर वर्ग के व्यक्ति के समुचित विकास के लिए बनी योजनाओं का उन्हें कितना लाभ मिला है, इसके लिए हम लाभार्थी सम्मेलन भी आयोजित करा रहे हैं। आज हम सभी ने यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करी। उनके आदर्शों पे चलने का हमने संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस प्रकार से अंतिम छोर के व्यक्ति का समुचित विकास हो, उसको लेकर जो उन्होंने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं वो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुँचा रही हैं। आज भी हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हर बूथ पर उपस्थित है। गाँव चलो अभियान के तहत हमारे जितने भी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, हर कार्यकर्ता जो है अपने बूथ पर गया हुआ है। साथ में वहाँ के जो हर वर्ग से मिलकर उनके समुचित विकास के लिए जो योजनाएं बनी उनका कितना लाभ पहुँचा है, इसके लाभार्थी सम्मेलन भी हम करा रहे हैं। साथ में क्योंकि देखिए इतना बड़ा जो संकल्प एक पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद जो सब पूरे सर्व समाज को, सभी लोगों को जो विकास की एक भावना जो उनके अंदर थी कि जो राजनीति क्षेत्र हो चाहे हर वर्ग का हो, हर व्यक्ति का जो पूरा संपूर्ण जो एक विकास है, जिस प्रकार से मानव का शरीर होता है उसी प्रकार से पूरे हमारे जो मनुष्य के पूरे विकास का, साथ में समाज का विकास होना चाहिए, हर वर्ग का विकास होना चाहिए। उसको लेकर जो हमारी जो कल्पना जो उन्होंने एकात्म मानववाद की जो रचना की, उसको लेकर हम सब ने उसमें संकल्प लिया कि हम उन्हीं के आदर्शों पर चलेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज उन्हीं की विचारधारा को लेकर हम आज इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उभर रहे हैं, आज इतनी बड़ी हमारी राजनीतिक पार्टी बनी है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।